हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओहो, हम लोग टॉस हार गए। चलो गाइस, कोई नहीं, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन कम ऑन। हाँ, एक काम कर, तू उधर चले जा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। आना भाई, इधर आ। अरे रोनी, तू तू वापस आ गया यार। मुझे लगा तू कभी वापस नहीं आएगा यार। कैसे वापस नहीं आता यार, पढ़ाई तो पूरी करनी थी ना। हाँ वो तो है। अच्छा सुन, पैसों का इंतजाम किया तूने? किया है कुछ इंतजाम। चल यार, अब तो तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करने का। अच्छा बता, माँ और छुटकी डिम्पी कैसी है? दोनों बहुत अच्छे हैं, तभी तो वापस आया हूँ। वेरी गुड। ये चोट कैसे लगी तुझे? वो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। ओह। फ्रेंड्स, रोनी के आने की खुशी में आज रात की पार्टी मेरी साइड से। वैसे करने क्या वाला तू? बताता हूं, रुक। ये देख, मेगा स्टार अजीत कुमार की ब्लॉकबस्टर मूवी तुम ही हो। अरे तुझे पता है वो कितने कमाल का एक्टर है? हाँ? ये ललित तो अपने कॉलेज के ट्रस्टी का फैन है। कितने कमाल का एक्टर है? वो कितने कमाल का एक्टर है? हाँ? मुझे नहीं देखना ऐसे। मतलब मुझे नहीं देखनी इसकी मूवी। क्या हो गया तुझे? अरे मैं जा रहा हूँ। मेरी रोनी, अरे रोनी, 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 रोनी। अरे रोनी, तो ठीक तो है? हाँ, बस वो बैग रखने के लिए आया था। अरे यार, मैं तो डर गया था यार। क्या हुआ तुझे यार? नहीं, वो हल्का सा सिर दर्द। तुम गया नहीं मूवी देखने के लिए? देख, तू नहीं जा रहा तो प्लान कैंसिल। नहीं यार, कोई कैंसिल नहीं। तूने सबको प्रॉमिस किया है तो सबको लेके जा। और तू? मैं थोड़ा थक गया हूँ तो आराम करूंगा। ठीक है, चल चलता हूं। तैयार होना रोनी? हाँ, तैयार हूँ। सब मालूम है क्या करना है। काफी समझदार हो। हाँ, सही कहा तुमने। तभी तो किसी का खून करने के लिए तैयार हो गया हूँ मैं। तुम तैयार हो? तैयार हूँ। डर तो नहीं लग रहा? जब मरना और मारना सोच ही लिया है तो डर किस बात का? इतनी महंगी गाड़ी में रोनी, इतनी रात को कहां जा रहा है? हेलो,
जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है और आगे भी वैसे ही चलता रहेगा जैसे कि आप चाहते हैं। देख लीजिएगा, आज की रात सुपरस्टार अजीत कुमार अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। चलो, तुम्हारे काम का वक्त हो गया। ओके? भाग गया, इसको डाल अंदर। चले, चल 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 जल्दी फटाफट निकल। अजीत सर, अजीत सर। कुछ पता चला? अजीत सर कब तक आने वाले हैं? किसी को कुछ नहीं पता कब आएंगे। हाँ मत पूछ यार। यू नो, अच्छी खासी पार्टी छोड़कर अजित के ये चैरिटी इवेंट मुझे अटेंड करना पड़ रहा है। टीशा, 1 सेकंड। फोन करके पता तो करो कि अजीत यहाँ आने के लिए निकला है कि नहीं। मॉम रिलैक्स, आपका बेटा तो आपके हाथ से निकल ही चुका है, क्यों इतनी फिक्र करती है उनकी? आ जाएंगे। ये अजीत कुमार कभी भी टाइम पे नहीं आती। कहाँ रह गया ये अजीत? अभी तक आया क्यों नहीं? सर प्लीज, सर मैं बता दो, सर मेरी बात तो सुनिए, सर प्लीज सुनो, सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, सर। पता नहीं कितना टाइम हो गया, अभी तक ये अजीत आया क्यों नहीं? आ जाएंगे। अरे डस को सुने, तुम्हारे अजीत साहब कहाँ हैं? क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ी है? मैडम, अजीत सर ने हमको साथ आने ही नहीं दिया। रास्ते में हमें गाड़ी से उतार दिए और खुद गाड़ी चला के लेके गए, और वो बोले कि चैरिटी इवेंट पर भी नहीं आएंगे। क्या अजीत कुमार जी नहीं आ रहे? अरे भैया जरा सुनो। नहीं ऐसे कुछ नहीं, आ जाएगा। हाँ। बहुत हो गया इंतजार, हमें हमारे पासेज के पैसे वापस कर दीजिए। संजय जी मेरी बात तो सुनिए, शांत हो जाइए। अरे आ जाएंगे, हमारी बात तो सुनिए। अरे नहीं हो, अजीत कुमार नहीं आ रहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे शांत हो जाइए, प्लीज दूर हो जाइए, प्लीज दूर हो जाइए, प्लीज दूर हो जाओ, प्लीज दूर दूर
क्या नाम बताया इस लड़की का? सर मलिका। मलिका, ह्यूमन बम। कामिनी जी, आप में से कोई इस लड़की को जानता था? नहीं सर, हम नहीं जानते। सर उनके पास वीवीआईपी पास था और वो इवेंट शुरू होने से पहले ही अजीत कुमार जी को फ्लावर देके उनका स्वागत करने वाली थी। हो सकता है उसका निशाना अजीत कुमार ही थे। जब उसे पता चला कि वो यहाँ आ नहीं रहे, वो वापस जा रही थी। देखिए, इस जगह का सीसीटीवी फुटेज चाहिए और कांटेक्ट डिटेल्स भी इस मलिका की। सर मेरे बेटे को बचा लीजिए। कामिनी जी, आप फिक्र मत करिए, हमारी दूसरी टीम अजीत कुमार को ढूंढ रही है। बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हेलो सर, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। पर हुआ क्या है ये तो बताइए। सर मैं सुबह 6 बजे एयरपोर्ट से घर आई। मैं 6 महीने बाद अपने घर से लौटी हूँ और ये भी मेरे साथ थे। हाँ सर, मैडम सच कह रही हैं। अच्छा, फिर? मेरे बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर लाश पड़ी थी। आप यहीं रुकिए प्लीज। अजीत कुमार? ये तो सुपरस्टार अजीत कुमार है। पर ये लड़का कौन है? आप इन दोनों को जानती हैं? सर मैं इन दोनों में से अजीत कुमार को जानती हूँ। ये मेरे फ्रेंड है। वीकेंड पार्टीज के लिए इन्होंने मुझसे घर की चाबी ली थी। अच्छा, दो गोली लगी है, एक सीने पे और दाहिने आंख पे। और अजीत कुमार के बाएं आंख में गोली लगी। सर इसका नाम रॉनी है और ग्लोबल कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। एक कॉलेज स्टूडेंट है और एक सुपरस्टार, दोनों बंद कमरे में एक साथ मरे पड़े हैं। सर ये बुलेट शेल मिला है। 3 गोली चली है श्रेया, 2 शेल और मिलना चाहिए। सर इसके हाथ पे गन पाउडर लगा हुआ है, इसका मतलब अजीत ने गोली चलाई है और इस रॉनी का खून कर दिया। तो फिर अजीत को किसने मारा सर? मतलब यहाँ इस कमरे में कोई तीसरा आदमी भी था। जब अजीत ने रॉनी को गोली मार दी, उसके बाद उस तीसरे आदमी ने अजीत पे गोली मार दी। सर यहाँ पर तीसरा आदमी कोई भी नहीं था, क्योंकि जब हम लोग आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए हैं और इन लोगों को मरा हुआ देखा। लाश टूटा हुआ है। सर हम सच कह रहे हैं। सर और कोई बुलेट शेल्स नहीं मिले। अगर कमरे में कोई तीसरा था ही नहीं तो फिर अजीत कुमार को गोली किसने मारी? अब इसका जवाब तो साळुंखे साहब ही दे सकते हैं। ये पहली उन्हीं को देते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। हलवा हो गया सर, हलवा हो गया। फोरेंसिक लैब में हलवा हो गया सर। हलवा चारों तरफ से हलवा। टेक योर पोजीशन सर, अपनी गन निकाल लीजिए। अरे तीचा, पंकज दुश्मन भाग जाएगा, मैं गन लाना भूल गया। गन लाना भूल गया सर? कोई बात नहीं, मेरे पास गन है। एक गोली मैं चलाता हूँ, एक आप चलाना।
गोली किसने चलाई? सर कब अपनी गन कहाँ है? अपनी गन कहाँ है? उधर उधर ड्रॉर में। सर संभाल के नहीं। अबे पीछे से क्या गोली चला रहा? सामने आके गोली चला। आवाज कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या? दया, तुमने गोली चलाई? पूछ का गोली? हाँ, हम चलाई। ये हमारे दो 30 मार खा। नीचे कर, गन नीचे कर। क्यों चलाई गोली? हाँ? सर हमें लगा कि हलमा हो गया है। हलमा हलमा अटैक, काउंटर अटैक। अरे यार, अरे हलमा नहीं, आमला आमला। हमला हमला, सॉरी। डॉक्टर साहब, पता चला वो 3 गोलियां किसने चलाई? हाँ दया, पता चल गया। दया, अजीत की बॉडी में से बुलेट निकाल ली है मैंने और उसे इस बुलेट के साथ मैच करके देखेंगे जो मैंने अभी अभी फायर की है। सर, इन दोनों की आंखों से खून निकलकर जम गया, मतलब गोली आंख में भी लगी है। तो गोलियां मिली सर? गोली कहीं नहीं गई, यही है, आइए। यहाँ इन लोगों के दिमाग में। ये कैसी गोली है? एक गोली टूट गई है? हाँ दया, ये गोली ऐसी गोली नहीं है जैसी ये। ओह, अब सब समझ में आ गया सर। फिर मुंह खोला? सर, चित्रोले सर कहते हैं कि जब डिटेक्शन का मामला हो तो जरूर मुंह खोलना चाहिए। सुन लो भाई, देखते हैं क्या तोप चलाई है। सर, पहले अजीत ने रोनी को गोली मारी, लेकिन रोनी मरा नहीं। उसको गुस्सा आया, उसने अजीत से गन छीन ली। फिर उसने अजीत की आंख में गोली मारी। अजीत को बहुत जोर से दर्द हुआ, लेकिन वो मरा नहीं। अजीत ने उससे गन छीनी और रोनी के आंख में गोली मारी। चलो, मारी। फिर सर दोनों मर गए। कमाल है यार। हाँ, थी तुम अब तक। चलो भाई, छुट्टी हो गई, केस तो सॉल्व कर दिया इन्होंने। वाह। दोनों एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे या फूल फेंक के मार रहे थे? हाँ? गोली मारी, कोई मरा नहीं, एक दूसरे की गन छीन रहे। इस चित्रोली की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। दो और खड़े चित्रोले के हीरे तुम्हारे पीछे, वो देखो। हीरे बोला, मुझे बोला। ये देखो दया, जो गोली मुझे रोनी की छाती से मिली है वो इसी गन से चली है। अगर एक बुरी खबर और क्या रह गया सर? इस पिस्टल पर सिर्फ अजीत की उंगलियों का निशान है। गन किसी ने छीनी नहीं है, गोली सिर्फ और सिर्फ अजीत ने चलाई है। अजीत ने रोनी को 2 गोलियां मारी, एक आंख में और एक छाती पर। तो अजीत की आंख में किसने मारी गोली? सिंपल है सर, केस सॉल्व। अजीत ने खुद अपनी आंख में गोली मारी है। ए चित्रोले के हीरे, चुपचाप खड़ा रहे। दया, एक बात अच्छी तरह समझ लो, जो गोली आंख के अंदर है वो इस गन से नहीं चली है, वो गोली किसी और गन से चली है। तो है कहां वो गन? देखिए सर, जितना मुझे पता है उतना आपको सब बता दिया। आप समझ रहे हैं ना सर? सर, आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको फोन करता हूं सर। सर, कौन है ये? हम नहीं जानते इसे। ये रोनी है जिसका आपके पति ने खून कर दिया है। क्या झूठ है ये सब?
मेरा अजित ऐसा नहीं कर सकता है। कोई मेरे बेटे को फंसा रहा है। हाँ, अजीत सर के मरने की डिटेल्स देता हूँ। हाँ, सबसे पहले आपके चैनल्स को ही दूंगा। ए, मिस्टर टकुन, 1 मिनट। ये बंद करिए अपना पीआर का ड्रामा, समझे आप? वरना मैं आपको खबर बना दूंगा। 5-5 मोबाइल लेके घूम रहे, बंद करिए सब। सॉरी सर। ठीक है, आप इसे नहीं जानते हैं, आप मल्लिका को भी नहीं जानती जो सुसाइड बमर बन के गई थी वहां पे। मगर ग्लोबल कॉलेज का नाम तो सुना होगा आपने। जी हाँ, मेरा बेटा ट्रस्टी था वहां पे, लाखों रुपया डोनेट करता था वो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बहुत चेक साइन करवाए साहब से उस कॉलेज के नाम पर। चलिए, एक कनेक्शन तो मिला। रॉनी उसी कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था जहां आपका पति और आपका बेटा ट्रस्टी था। और वो मल्लिका जो सुसाइड बॉम्बर बनी थी, वो सारस नगर में रहती थी। अब सारस नगर सुन के कुछ तो याद आ रहा होगा आप लोगों को? हाँ? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मेरे बेटे के कातिल को पकड़ लीजिए बस। खैर, वो तो बचेगा नहीं। ये कहानी ग्लोबल कॉलेज की तरफ ही जा रही है, वहां चल के देख लेते हैं। रॉनी के सर के पीछे और आंख के ऊपर हमें कुछ स्टिच मार्क्स मिले। आप लोग बता सकते हैं कि इस हादसे से पहले उसके साथ क्या हुआ था? मैम, पिछले हफ्ते जब रॉनी कॉलेज से घर गया था तो उसके सिर पे कोई निशान नहीं था। जब वो घर से हॉस्टल आया तब मैंने उसके सिर बैंडेज देखा था। घर पे कुछ चोट वोट लगी थी क्या उसे? नहीं सर, सर हॉस्टल से आने के बाद वो हमें बिना पता नहीं कहाँ चला गया। पर जब 2 दिन बाद वो वापस आया तो उसने कहा खंडाला हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया था। सर, हमारे पास तो उसकी फीस तक भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जब उसने मेरे अकाउंट में 35 लाख रुपए जमा करवाए तब भी मुझे उस पर शक हो गया था कि वो जरूर कुछ गलत काम कर रहा है। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन भैया ने कुछ नहीं बताया और वो कॉलेज चला गया। सर, 2 दिन में 35 लाख, मतलब जरूर कुछ गलत काम किया होगा उसने। लगता तो है। सर, मल्लिका हमारे कंट्रोल में नहीं थी। उसके जो भी मन में आता था वो वही करती थी। अगर वो कुछ गलत काम कर रही थी तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते थे, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे। मगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया? लेकिन सर, हमें अगर पता होता कि ये सब हो रहा है तब तो हम कुछ करते ना। ये लड़की खुद तो चली गई मगर इसने हमें कहीं नहीं छोड़ा। सर मल्लिका के कबर्ड से मिला है, छुपा के रखे गए थे। तुम रॉनी के रूममेट हो, कल उसे हॉस्टल से बाहर जाते देखा तो होगा ना? हाँ सर, मैंने उसे एक सफेद रंग की मैकेंजी कार में एक हट्टे कट्टे आदमी के साथ जाते हुए देखा था सर मैंने। देखोगे तो पहचान लोगे उसको? नहीं सर। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो कि रॉनी को कल किन किन लोगों ने फोन किया था। ये सिरिंज और मेडिसिन डस्टबिन में मिली है, किसकी है? सर, ये रॉनी की होगी सर। नहीं सर, हमारा रॉनी तो ऐसी दवाइयां इस्तेमाल ही नहीं करता था। चलो, यूज्ड है, पता करो ये दवाइयां किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। मल्लिका और सुपरस्टार अजित कुमार, इन दोनों की काफी पुरानी जान पहचान है? ये तो 6 साल पुरानी फोटो, तब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पर सर, तब अजित स्टार नहीं था। मगर ये रिश्ता तो 6 साल पहले ही टूट गया था सर, जब अजीत ने शादी के लिए मना कर दिया था। मल्लिका को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा था सर, और वो डिप्रेशन में भी चली गई थी और फिर कभी अजीत से नहीं मिली। पता नहीं अचानक अजीत से बदला लेने की उसने कैसे सोची, और वो भी ऐसे। ह्यूमन बॉम्ब बनकर बदला लेने के प्लानिंग के लिए कोई 6 साल तक इंतजार क्यों करेगा? मल्लिका से हाल फिलहाल में कोई मिलने आया था जिसने उसे भड़काया हो? हमें कुछ नहीं पता,
हो सकता है उसका कोई ऐसा दोस्त हो जो मल्लिका और अजीत के रिश्ते के बारे में जानता हो। सर हमें कुछ नहीं मालूम। मल्लिका कहीं पे काम करती थी? सर वो एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी। कौन से होटल में? ग्रीन रूट पैलेस। दोनों की आंख पर एक ही तरीके की गोली लगी है। हाँ सर, और जैसे ही गोली आंख पर लगी, गोली के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ, ये गोली फटी क्यों? इस गोली के टुकड़े क्यों हो गए? कमाल है। सर एक बात बोलूं? सारिका, बोलने पर कोई सेंसरशिप नहीं है यहाँ पर। मालूम है सर, लेकिन बात थोड़ी सी अजीब थी, इसीलिए। अजीब है तो जल्दी बोलो। सर ये गोली के टुकड़े जो हमें रॉनी और अजीत के दिमाग में से मिले हैं, वो इस पिस्टल से तो आई नहीं है। इस पिस्टल से सिर्फ एक ही बुलेट निकली है, और वो है ये। अब इस गन से कोई दूसरी तरह की गोलियां तो नहीं चल सकती ना? बिल्कुल तारिका, कोई और पिस्टल भी थी वहां पर, किसी और पिस्टल से चली है ये गोलियां। जो पिस्टल बाद में गायब हो गई। मतलब सर उस कमरे में कोई तीसरा आदमी भी था? कोई तीसरा आदमी भी था वहां पर, और उसने गोली चलाई, और जिस गन से गोली चलाई वो लेकर के गायब हो गया। मतलब वो तीसरा आदमी इन दोनों का दुश्मन था? क्या मालूम, हो सकता है उस तीसरे आदमी ने इन दोनों में झगड़ा करवाया हो, और फिर अजीत ने रोनी को गोली मार दी। देखो, ये एक्सरे भी यही बताता है। और रोनी के दिमाग की हालत क्या हुई है ये तुम्हें मालूम? हाँ सर, एकदम भुरता बन गया है। गोली के टुकड़ों ने हलवा बना दिया दिमाग का। जब उसी तरीके की गोली के टुकड़े अजीत के दिमाग में घुसे, तो अजीत के दिमाग का भुरता क्यों नहीं बना? मालूम नहीं सर। कमाल है, एक ही तरीके की गोली दोनों के आंख में लगी, एक ही तरीके की गोली के टुकड़े दोनों के दिमाग में घुसे, लेकिन एक के दिमाग का भरता बन गया, दूसरे का दिमाग सही सलामत। ऐसी गन होगी जिससे इस तरह की गोली चली है। सर अजीत कुमार हमारे होटल में अक्सर आया जाया करते थे, और मल्लिका एक मामूली सी वेट्रेस थी। ये अजीत कुमार के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है, समझ नहीं आता। इसीलिए तो आपके स्टाफ को बुलाया है, शायद वो कुछ बता सके। मल्लिका यहाँ आप लोगों के साथ काम करती थी, और एक दिन उसने सुसाइड बॉम्बर बनकर सुपरस्टार अजीत कुमार को मारने का फैसला किया। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि मल्लिका की अजीत कुमार के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद उसने कुछ बताया हो कभी आपस में बात करते हुए। सर मल्लिका और अलीशा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर उसने कुछ बताया भी होगा ना सर, तो अलीशा को बताया होगा सर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। और वो ड्यूटी के बाद कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, मुझे क्या पता। हमने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं आपसे कि वो ड्यूटी के बाद कहाँ जाती थी। वो मैं। देखो अलीशा, जो भी है हमें बता दो। ऐसा ना हो कि सच छुपाने के चक्कर में तुम खुद ही फंस जाओ। बॉम्ब का मामला है। सर मैं उसकी बातों में आकर उसकी मदद करने लगी थी। मल्लिका के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान था, और वो एक दिन अजीत कुमार को फोन पे धमकी भी दे रही थी। उसने अजीत कुमार को फोन पे धमकी दी थी? हाँ सर, मल्लिका ने मुझे बताया था कि 6 साल पहले वो और अजीत कुमार एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर क्या हुआ? फिर अजीत कुमार एक दिन आया यहाँ उससे मिलने के लिए। पागल हो गए तुम? 6 साल के बाद फिर से तुम पर शादी का भूत सवार हो गया। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ। तुमने मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। अजीत, या तो तुम मुझे अपना लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूँ। शट अप विल यू। देखो, सोसाइटी में मेरी इज्जत है, और मैं एक बार शादी कर चुका हूँ। अब तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की से शादी करके मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। अजीत, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी अगर तुमने मुझे नहीं अपना तो। तुम्हारी जैसी ना हजारों आई, चली गई।
सिर्फ सपना ही देखो मुझे बर्बाद करने का। क्या हो मलिका, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो क्या? सब मलिका रोज कपड़े बदलकर 3 दिन तक लगातार 2 घंटे के लिए कहीं जाती थी, और ये बात सिर्फ मुझे पता है। कहाँ जाती थी ये बताया कभी उसने? नहीं सर, मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मेरी बात टाल देती थी। 3 दिन तक 2-2 घंटे के लिए गायब रहती थी। पता करना पड़ेगा कि किससे मिलती थी वो। उसकी फोन की कॉल लिस्ट निकालो, देखो किस किस के संपर्क में थी वो। ओके सर, कल रोनी को 2 कॉल आए थे एक ही नंबर से। एक आया था शाम को 4 बजे और दूसरा आया था रात को 8:50 को। वही होगा वो हट्टा कट्टा आदमी जो सफेद मैकेंजी में आया था। उसी ने रोनी को फोन करके बुलाया होगा। पता लगाओ कौन है ये आदमी और इस वक्त कहाँ पे है। सर, जो दवाइयाँ रोनी के कमरे के डस्टबिन से मिली थी, वो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर और एंजाइटी कम करने के लिए दी जाती हैं। काफ़ी हैवी डोज है, जनरली प्रिस्क्राइब की नहीं जाती। सर लेकिन रोनी को ऐसी दवा लेने की क्या जरूरत थी? अब इस कुत्ती को तो डॉक्टर सालुंके ही समझाएंगे। देखा तारिका? जी सर। ये सारे फाइबर अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब गोली इसकी आंख के अंदर गई है। हाँ सर, लेकिन ये बात तो हमें मालूम है ना। मालूम है मगर मालूम नहीं है। हाँ? हाँ, इसकी आंख के बाहर बहुत सारा गन पाउडर है। इसका मतलब गोली बहुत पास से मारी गई है, राइट? राइट तारिका जी, मगर आंख में गोली मारी गई है तो वो गन कहाँ है जिससे आंख में गोली मारी गई है? वो गन कहाँ है? यही है, यही है, यही है, वो गन यही है। गन रोनी के पास से कैसे मिलेगी? वहां पर गन नहीं थी तो कहाँ गई गन? सर, गन तो वहां होनी चाहिए ना जहां पर गोली चलाई है। होना चाहिए, लेकिन वहां पर गन नहीं है, तो गन कहाँ गई? देखो तारिका, मैं इसकी खोपड़ी को दोबारा से खोल करके देखने वाला हूँ। गन कहाँ है? यही होगी। सर मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे ब्रेक की जरूरत है। अच्छा? हाँ, वो अभिजीत भी यही कह रहा था। ओह, अच्छा अच्छा, अभिजीत ये कह रहा था है? तो आजकल आप अभिजीत से गुफ्तगू कर रही हैं, उससे सलाह ले रहे हैं आप आजकल? है अभिजीत ये कह रहा था, अभिजीत वो कह रहा था, ऐसी की तैसी उस अभिजीत की यार। उसकी नानी आ जाएगी ना उतर करके, वो भी नहीं ढूंढ पाएगी कि गन गई कहाँ, और मेरे पैर पड़ेगा तब भी नहीं बताऊंगा मैं उसे। हाँ, काम करने दो, और स्कैल्पल लाओ जल्दी, प्लीज गो फास्ट। स्कैल्पल लाओ, मुझे काम करना है यार। दीजिए। हाँ। कमरे में 2 आदमियों की लाश, कमरा अंदर से बंद, दोनों की आंख में खून। एक आदमी की आंख में गोली गई तो दूसरे की आंख में? दूसरे की आंख में भी गोली गई ना। नहीं, दूसरे की आंख में गोली गई नहीं, दूसरे की आंख से गोली निकली। हाँ? आंख में से गोली निकली? जी तारिका जी, आंख में से गोली निकली। सारे फाइबर बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या? गोली आंख में से बाहर की तरफ गई है, बाहर की तरफ। राइट राइट। हेलो सालुंके साहब। हेलो हेलो। सर, कुछ पता चला क्या? उल्टे बांस बरेली को है? अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछने वाला हूं, वहां पर गन वन मिली कि नहीं मिली? नहीं सर,
गन तो नहीं मिली, क्या करते हो यार? लेकिन कमरे के अंदर क्या हुआ था ये पता चल गया सर। गोली तो रोनी के आंख में से चली है ना डॉक्टर साहब? हैं? 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 अच्छा अच्छा अच्छा, आंख से फ्लैश निकाल रहे हैं वो देखने के लिए कि क्या देखने के लिए? अरे वो होता है ना वो अपना सपना? नहीं सपना नहीं, वो खाल सर, खाल को चेक करना पड़ेगा ना भाई कि वो उसमें क्या 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 है खाल के अंदर। किस लिए? कि वो अरे खाल का बाल निकालने के लिए। अरे सॉरी बाल की खाल निकालने के लिए है ना तनिका जी? मिल गया केस सॉल्व। कांग्रेचुलेशन तारिका जी। हेलो, रॉन्ग नंबर। अरे आपको भी कांग्रेचुलेशन सर। अब पता कैसे चला? लेकिन इसकी आंख के पीछे किसी ने एक छोटा सा बॉम्ब फिट करके रखा हुआ था। ओह, मतलब पैसों के लिए इसने अपने आप को बेच दिया? हाँ, वो बॉम्ब रिमोट से कंट्रोल होता था। हाँ, मगर फिर ये अपने आप कैसे फट गया? अभिजीत, क्राइम स्पॉट पे वो दीवार पर जो खून लगा हुआ था, वो खून कहां से आया? जैसे ही रोनी को गोली लगी होगी वो जाके दीवार से टकराया होगा। रोनी खुद जाकर के दीवार से नहीं टकराया, इस अजीत ने उसे मारा। पर अजीत इसे गोली मार चुका था। गोली लगने से रोनी फौरन नहीं मरा। अजीत को ये देख करके गुस्सा आया, उसने गुस्से में इसका सर पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। रोनी का दिमाग उसकी खोपड़ी की पिछली वाली हड्डी से जाकर के टकराया। अचानक इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बम फट गया। रोनी की आंख को फाड़ता हुआ सीधा अजीत की आंख में जाकर के घुस गया। बस, यहां रोनी मरा, उधर अजीत मरा। ओह, ये मामला है। मगर रोनी के सिर पे ये बॉम्ब फिट किसने किया होगा? हेलो, क्या? ठीक है सर, उस हट्टे कट्टे आदमी का पता लग गया जो उस रात रोनी को हॉस्टल से लेके गया था। वेरी गुड, अब वही बताएगा कि अजीत को कौन मारना चाहता था। सीआईडी, आप लोग यहाँ? टीशा जी और कामिनी जी कहाँ हैं? सब, वो तो घर पे नहीं है। ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, इन पे जरा नजर रखो, अभी मिलवाते हैं आपको। हैं? टीशा, कामिनी जी, टीशा, कामिनी जी, कामिनी जी। सर कमरे में तो कोई नहीं है। सर लगता है घर पे सच में कोई नहीं है। देखो टुकुन जी, आपके लिए अच्छा होगा चुपचाप बता दो कहाँ हैं दोनों। सर मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर। सर ऊपर से आवाज आ रही है। ईशा तुम? नहीं, मैं नहीं, ये मुझे मारना चाहती है। आप लोग सही समय पे आए। सच आपके सामने है। पहले मेरे बेटे को मार दिया, अब मुझे मार रही है। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। ये सब इन्होंने ही किया है। किसने क्या किया है ये हम लोग जानते हैं। लेकिन मुझे पहले हॉस्पिटल ले जाइए।
मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, दवा साथ लेके आ रहा हूं मैं। तू? ओह, तो इसे पहचानती हैं आप? और सर, मल्लिका के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि ये उसे अच्छे से जानती थी। दोनों के बीच में बहुत बातें होती थी। और जब आपने हमारी आवाज सुनी तो खुद ही अपने मुंह पे रुमाल और हाथों में रस्सी बांधी और चाकू थमा दिया अपनी बहू को। काफी अच्छा ड्रामा कर लेती हैं आप। तो कामिनी जी, अब कष्ट करेंगी आप बताने का क्यों किया ये सब? सौतेली माँ होने के बावजूद भी मैंने उसे अपना समझकर पाल पोस कर बड़ा किया। उसके पापा के जाने के बाद मैंने माँ और बाप दोनों बनकर पूरा फर्ज निभाया। उसे स्टार बनना था, बहुत बड़ा स्टार। मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके उसे इतना बड़ा स्टार बनाया। लेकिन इतना बड़ा स्टार बनने के बाद वो मुझसे नौकरानियों का सलूक करने लगा और ये मैं सहन नहीं कर पाई। और इसीलिए उसकी जान लेने का प्लान बना डाला आपने? मैंने उससे 5 बार मारने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी किस्मत उसे हमेशा बचा लेती थी। इस बार मैडम ने फैसला ही कर लिया था कि अजीत सर बचने नहीं चाहिए। और इसके लिए रॉनी और मल्लिका को मोहरा बनाया। सर, आपने मेरी फीस देने का वादा किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनेंस देने का भी। सर, अब आप सब प्लीज अपनी बात से मत रुकिए सर, प्लीज सर। तू जानता है ना मैं कौन हूं? अजीत कुमार। मैं जब चाहूं, जो चाहूं, जैसे चाहूं कर सकता हूं। प्रेस के सामने बोलना पड़ा तो बोल दिया। सर प्लीज सर, प्लीज सर, मेरा क्या हो गया सर? बोल दिया ना, चल। आ जाते कहां से। मैंने रोनी से झूठ कहा था कि उसे अपने शरीर का एक ऑर्गन डोनेट करना होगा। उसके उसे जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। और ऑपरेशन के जरिए उसकी आंख के पीछे बुलेट फिट करवा दिया। क्यों? हाँ, और उसका ट्रिगर मेरे हाथों में था। और रोनी के पास अब अजीत को मारने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। जब आपने रोनी को अपने काम के लिए तैयार कर ही लिया था, तो फिर मल्लिका को क्यों फंसाया आपने? रोनी तो बच्चा था, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने मल्लिका को भी तैयार रखा। मल्लिका, खुदकुशी करने से तो अच्छा है कि अजीत को तुम अपने रास्ते से हटा दो। अब वो इतना बड़ा आदमी हो गया है, क्या कर सकती हूँ मैं उसका? मार दो उसे। और जब अजीत फंक्शन में नहीं पहुंचा तो मल्लिका को उड़ा दिया। मैं अपने खिलाफ कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन माँ, आपने मुझे क्यों मारने की कोशिश की? अजीत तो मेरा बेटा था, मैं अपना बेटा समझकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम तो फिर भी पराई हो। कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। ये पूरा घर, ये छत, ये घर का एक एक पैसा मेरा है, मेरा। कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। ये मैं सहन नहीं करूंगी। इज्जत तो आपको अब भी नहीं मिलेगी। न कोई बंगला, न पैसा। जेल की काल कोठरी में दिन निकालने पड़ेंगे, फांसी का ऑर्डर आने तक। यार, इसको बचाओ कोई। बस अब मैं अपनी दर्द भरी जिंदगी का बोझ और नहीं उठा सकती। ऐसा मत करो, अपनी जान मत दो। आज मुझे हर तकलीफ, हर गम से आजादी मिल जाएगी।
आज मैं आजाद हो जाऊंगी। नहीं ऐसा मत करो। सुनो मत जाओ। मैं आ रही हूँ तेरे पास। नहीं ऐसा मत करो, खुद की जान मत दो, ये सबसे बड़ा पाप है। पाप और पुण्य कोई मायने नहीं रखते मेरे लिए। अब मैंने फैसला कर लिया है। अरे ऐसा भी क्या दुख है तुम्हें जो तुम अपनी जान देना चाहती हो? मेरे दुख की गहराई सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी प्यार की गहराई ना पी हो। अरे नीचे आओ प्लीज। और उसी प्यार में धोखा खाया हो। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वही है जिसने मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया। किसी और की बेवफाई की सजा खुद को क्यों दे रही हो? ताकि मेरे मरने के बाद उसकी जिंदगी सजा बन सके। नहीं। अरे साहब, इस लड़की ने छत का दरवाजा भी अंदर से बंद करके रखा है और कोई तरीका भी नहीं है इसे रोकने का। अरे पर कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। सीआईडी वाले आ गए, शायद ये कुछ करें। साहब मैंने ही आपको फोन किया था, वो रही लड़की। अभिजीत, इसे किसी भी हालत में बचाना होगा। आप लोग पीछे रहिए, पीछे हटिए। सर जिंदा है, सर जिंदा है। जिंदा है। सर ये कुछ कहना चाहती है। देखो घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, एम्बुलेंस आती होगी, बताओ कुछ कहना चाहती हो? शापित ड्रेस। हाँ, शापित ड्रेस। जूही को बचा लो। जूही? कौन जूही? सुनो अभिजीत। सर एम्बुलेंस बस आ रही है। अब तो इस बेचारी की लाश ही जाएगी, दम तोड़ दिया इसने। सर मरने से पहले दो बातें कह रही थी है, शापित ड्रेस और जूही को बचा लो। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, इस आत्महत्या के साथ साथ इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है, पता लगाना पड़ेगा। ये कौन है? होटल का मैनेजर कहाँ है? मैनेजर साहब 4 दिन से छुट्टी पर गए हुए हैं और आज हमारे होटल में एक बहुत बड़ी शादी है, तो सारे लोग उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, क्या आप में से कोई इस बेचारी को जानता है? सर मैंने कोई विज्ञापनों में देखा है इसे। अच्छा, मॉडल थी मतलब ये। और कुछ जानते हो? सर सुबह में मैंने इसे देखा था, ठीक ठाक थी, एक रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता करने बैठी थी सर। ये अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, इसके साथ और कोई नहीं था। कौन से रेस्टोरेंट देखा था? अरे जॉनी, कौन मस्का देना? अभी लाया। बैठिए सर, बैठिए। क्या लेंगे आप? नहीं, कुछ खाने पीने नहीं आए, कुछ पूछताछ करने आए। सर आप इस लड़की की फोटो देखो, इस लड़की ने अभी अभी आत्महत्या कर ली है। इसको पहचानते हो? साहब ये तो मेहर कुमार है, पर इन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली? उसी का पता लगाना है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेहर को जानते थे? नहीं साहब, कुछ खास तो नहीं जानता उनके बारे में। वो आज सुबह यहाँ आई थी ना नाश्ता करने? यस मैम। क्या तुम्हें वो परेशान वगैरह लगी या फिर कुछ? हाँ साहब, जब वो नाश्ता कर रही थी ना तो बहुत रो रही थी। मैं उनके पास गया, मैंने पूछा क्या हुआ, तो मुझे कुछ बताया नहीं उन्होंने। अच्छा, क्या जब वो यहाँ पर बैठी तो उसने किसी को फोन वोन किया या किसी का फोन आया था उसे? नहीं साहब। किसी जूही को जानते हो? मेहर के साथ यहाँ पे आती थी? नहीं साहब। नहीं। अरे जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, याद करने की कोशिश करो, देखो कुछ याद आता है क्या? हाँ साहब, जब आज वो आई थी तो बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था और उन्होंने कपड़े भी कुछ अतरंगी, कुछ फिल्मी टाइप कपड़े पहन रखे थे। किसी शूट में जा रही होगी वो। हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। अभिषेक, पता तो लगा सकते हैं मेहर के बारे में किसी कास्टिंग एजेंसी या मॉडल कोऑर्डिनेटर से? सर एक जान पहचान वाला है तो सही। हेलो विक्रांत। हाँ अभिजीत बोल रहा हूँ यार। अच्छा एक मॉडल है मेहर कुमार, उनके बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं फिल्म नहीं बना रहा हूँ, एक केस के सिलसिले में ही पूछ रहा हूँ। समीर। अच्छा ओके यार, थैंक यू वेरी मच।
सर ये समीर नाम का एक फैशन डिजाइनर है, उसके यहाँ पे ये शो स्टॉपर आज ही वो फैशन शो होने वाला है। ऐसे क्या हुआ होगा जो उसने ऐसी आत्महत्या की? सर हो सकता है कि महर की फैशन शो वालों के साथ कोई अनबन हो गई हो, या फिर उन्होंने महर की जगह किसी और को ले लिया हो। फैशन शो वालों से मिलना पड़ेगा, उन्हीं से पता चलेगा क्या हुआ था। प्यारे दर्शकों, उम्मीद करता हूं आप इस फैशन शो का आनंद ले रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब आपके सामने आ रही हैं हमारे शो की शो स्टॉपर्स। तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए हमारी शो की पहली शो स्टॉपर, जिनका नाम है लिजा और जिनका आंख से खेलना बाएं हाथ का खेल है। तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। आग सिंबल है ज्वाला का, जिसकी वजह से आज औरतें चांद को छू रही हैं। तो ये थीम उन सभी औरतों के लिए समर्पित है जिसकी वजह से आज औरतें चांद को छू रही हैं। आग की चिंगारियों का जादू तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया। अब आग और जहर की इस गर्मी को ठंडक पहुंचाने के लिए आपसे रूबरू करा रहे हैं पानी को, पानी जिसे जीवन और सृष्टि की नींव मानी जाती है। दोस्तों स्वागत कीजिए हमारी दूसरी शो स्टॉपर गायत्री का। क्या समीर, सब कुछ सही है ना? हाँ, ऑल वेल, कीप इट अप। थैंक्स ब्रो। नेक्स्ट अभी जूही आने वाली है, उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा वो फिनिशिंग स्पीच के लिए। हाँ, मैं रेडी हूँ। ओके ओके। फैशन शो का वेन्यू कितनी दूर है अभी? तो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, आगे सिग्नल से राइट। दोस्तों अब वक्त है हमारी शो की आखिरी शो स्टॉपर का, जिसका नाम है जूही, जो मुंबई में आपको हिल स्टेशन की ठंडी ठंडी वादियों का एहसास करा देगी। तो स्वागत कीजिए हमारी तीसरी शो स्टॉपर जूही का। मैक, बॉक्स खोलो। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। क्या मतलब है कि बॉक्स नहीं खुल रहा? तुमने चेक किया था ना ढंग से? ये सब क्या हो रहा है? जूही कहाँ है? उसकी एंट्री थी ना। समीर एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। इससे पहले कि मेरी नाक कटे जाके कुछ करो। डोंट वरी, आई चेक। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, ये जूही कौन है यहाँ पे? आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, जूही कहाँ है? सर वो अभी ये नकली बर्फ के बॉक्स में फंस गई। और नो यार, इसको खोलो। कैसे खुलता है ये? हम इसे ही खोलने की कोशिश। ओह माय गॉड, ये इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि ये नकली बर्फ नहीं, असली बर्फ है। इसके तोड़ने का कुछ सामान लाओ जल्दी। सर जूही तो जम गई है। चल। जूही, सर इसकी नब्ज नहीं चल रही, ये मर चुकी है। माय गॉड, मेरे फैशन शो में मौत। किसकी लापरवाही है? लापरवाही नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर। खून हुआ है जूही का। क्या लगता है? शरीर पे तो कोई जख्म नहीं दिख रहा है, ना कोई गोली का निशान और ना ही किसी हथियार का। सर पे भी किसी किस्म का कोई जख्म नहीं है, कलाइयों पर भी कोई निशान नहीं है। मतलब हाथापाई नहीं हुई है? अभिजीत, प्राइमा फेसाई तो ये एस्फिक्सिएशन का ही मामला लगता है। एस्फिक्सिएशन
मतलब इसकी मौत बर्फ में जमने की वजह से हुई है? फिलहाल तो यही लगता है, बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, कितना टाइम लगता होगा आदमी को बर्फ में जमने में? यार कम से कम 4-5 घंटे तो लगते हैं। 4-5 घंटे? मतलब 4-5 घंटे से ये गायब होगी और किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हाँ सर, इसे तो नकली आइस बॉक्स में आना था। किसी ने नकली आइस बॉक्स की जगह असली बर्फ की सीली लगा दी और किसी को पता भी नहीं चला। वही तो। सर सच कह रहा हूँ मैं, वो नकली एक्रेलिक बॉक्स आज सुबह ही आया था, मैंने खुद देखा उसे। और ये नकली आइस बॉक्स असली बर्फ में बदल गया। किसी ने कोई जादू वादू कर दिया था क्या उस पे? इसके बारे में तो विनीता से ही पूछना पड़ेगा। उसकी जिम्मेवारी थी कि वो जूही को उस बॉक्स में डाले। विनीता कहाँ है? बुलाओ जरा उसे। जी मैं भी बुला के लाता हूँ। मिस्टर समीर, ये शापित ड्रेस का क्या चक्कर है? कई साल पहले मधुमिता नाम की एक मॉडल ने वो खूबसूरत ड्रेस पहना, लेकिन अफसोस एक फैशन शूट के चलते उसकी मौत हो गई। तब से मीडिया वालों ने इसको शापित ड्रेस का नाम दे दिया। आपका शो मेहर करने वाली थी ना? यस सर। फिर अचानक शो से हटने की वजह? मेहर हमारी शो स्टॉपर थी, उसने भी सेम शापित ड्रेस पहनना था जो जूही ने पहना, लेकिन पता नहीं क्या अजीब हुआ और उसने खुद अपनी मर्जी से ये शो छोड़ दिया। क्या? ऐसा क्या अजीब? आज सुबह। हेलो गर्ल्स। ओह हाय मेहर, आ गई तुम तो नहीं आने वाली थी राइट? हाँ, तुम तो यही चाहोगी ना कि मैं ना आऊं और सारी वाहवाही तुम अकेले ही लूट लो। हो प्लीज, सारी वाहवाही तो आज मुझे ही मिलने वाली है। गायत्री, तुम भी बहुत सीधी हो। इतना भी नहीं जानती कि दर्शक शो देखने तुम दोनों को देखने के लिए नहीं बल्कि मेहर को देखने आते हैं। मेहर, इतना भी मत उड़ो कि किसी दिन मुंह के बल जमीन पर गिरना पड़े। और वैसे भी इतना घमंड अच्छा नहीं होता। बहुत जलन हो रही है जूही। वैसे तुम्हारी जलन की वजह समझ सकती हूँ मैं। वो मशहूर ड्रेस मुझे जो पहनने को मिल रही है। मशहूर? मेहर, वो ड्रेस मशहूर नहीं, शापित है, शापित। और ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हें वो ड्रेस पहनने को मिल रही है। अरे मेहर, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? चल आंटी, शो शुरू होने में भी बहुत वक्त। अरे बिल्कुल वक्त नहीं है, तुम जाओ और चेंज कर लो। तुम्हें मेकअप कराने में भी आधा घंटा लगता है। ओके, मेरी ड्रेस कहाँ है? तुम्हारे चेंजिंग रूम में। अरे ड्रेस तो यहाँ है ही नहीं, कहीं जूही ने चुरा तो नहीं ली? अरे ये तो मेहर की आवाज है। क्या हुआ मेहर? क्या हुआ मेहर? क्यों? मेरे चेंजिंग रूम में कोई अरे कोई फैन घुस आया होगा। कोई फैन नहीं, हाँ एक औरत लटक रही है। औरत? मैं देखता हूँ। मेहर, ये क्या मजाक है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ आंटी, यहाँ एक औरत लटकी थी। यहाँ कोई औरत नहीं है मेहर, ये तुम्हारा ड्रेस है। पर सच में यहाँ एक औरत थी। अगर यहाँ कुछ देर पहले औरत थी तो इतनी जल्दी कहाँ गई? मेहर, ये सब तुम्हारे दिमाग का एक वहम है और कुछ नहीं। लगता है शापित ड्रेस ने तुम्हें इस कदर डरा दिया है कि तुम्हें हर जगह पे यही सब दिखने लगा है। तुम जानती हो लीसा, मैं इन सब अंधविश्वासों में नहीं मानती, पर सच में यहाँ एक औरत थी। यहाँ कोई औरत नहीं है मेहर, ये अपना ड्रामा करना ना बंद कर दो। तुम बस यही चाहती हो ना कि सारा टेंशन तुम्हें मिल जाए और हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमे। प्लीज अपना ड्रामा बंद कर दो। क्या कहा तूने? ड्रामा कर रही हूँ मैं, ड्रामा कर रही हूँ। हटो, क्या शोर लगा रखा है? समीर वो क्या वो? मैंने सब सुना है। प्लीज, शो शुरू होने में कुछ ही वक्त है। प्लीज ये बच्चों की तरह लड़ना झगड़ना बंद करो। मगर कुछ नहीं, जो कहना है वो शो के बाद कहना। एंड प्लीज तुम सब भी अपना अपना काम करो। चलो 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 यार, चलो चलो। ये मेहर को कोई मानसिक बीमारी थी क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं पिछले 5 सालों से उसके साथ काम कर रहा था। उसने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेहर की जगह जूही ने कैसे ली? आज सुबह जब हम उसके मेकअप रूम में गए तो। सॉरी समीर, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। ड्रेस नहीं पहन सकती? क्या कह रही हो? ये ड्रेस वाकई में शापित हुई तो? कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती, तो अब क्या हुआ तुम्हें? अब तक नहीं मानती थी, पर अब लगने लगा है। जरूरी नहीं ये सारी बातें दकियानुसी हो, इनमें कुछ तो सच्चाई हो सकती है। मेहर मेहर मेहर, शो की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अपना नाटक बंद करो और जाके तैयार हो जाओ। तुम्हारे शो के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। तुम भूल रही हो कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं तुम पे केस कर सकता हूँ। और कितनी अच्छी एक्टिंग करोगे समीर। तुम यही चाहते हो ना मैं तुम्हारे शो से हट जाऊं।
तो ऐसे ही बोल देते। ये शापित ड्रेस के जरिए मुझसे पीछा छुड़ाने का अच्छा रास्ता ढूंढा तुमने। ये क्या कह रही हो तुम? भला मैं क्यों तुम्हें अपने शो से बाहर करूंगा? सब समझती हूँ मैं। आजकल वैसे भी तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते हो। खैर, अगर तुम चाहते हो मैं ये शो करूं तो मुझे कोई दूसरी ड्रेस दे दो। शो की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आखिरी वक्त पे हम ड्रेस नहीं बदल सकते। या तो ड्रेस बदलेगी या फिर मॉडल। अब तुम सोच लो, तुम्हें मेहर चाहिए या फिर ये ड्रेस? तो ठीक है, ड्रेस नहीं बदलेगी, तुम सोच लो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरा हर फैसला आखिरी ही होता है। तो ठीक है, मुबारक हो तुम्हें ये सड़ी पुरानी श्रापित ड्रेस। ढूंढ लो कोई शो स्टॉपर। बेशक ढूंढ लूंगा। तुम ये भूल रही हो कि तुम्हें बनाने वाला मैं ही हूं। मैं किसी को भी शो स्टॉपर बना सकता हूं। जूही, तुम्हारे पास 5 मिनट है। इन 5 मिनटों में तुम मुझे वो ड्रेस पहन के तैयार दिखनी चाहिए। वाह समीर, जूही क्या चॉइस है तुम्हारी। जूही खुद उस श्रापित ड्रेस से डरती है, वो कभी ये ड्रेस नहीं पहनेगी। जूही, जो तुम्हें 5 मिनट दिए गए थे उसमें से 10 सेकंड गुजर चुके हैं। तुम वो ड्रेस पहनोगी? पहनूंगी सर। बेटा, मुझे ना कहने वाली मॉडल ज्यादा देर ऊंचाई पर नहीं रहती। आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। बुरा वक्त मेरा शुरू होगा या तुम्हारा, ये जल्दी पता चल जाएगा। और इस तरह जूही ने महर की जगह ले ली। सर इसका मतलब महर को अंदाजा हो गया था कि जूही की जान खतरे में है, इसलिए उसने मरते वक्त ये कहा कि जूही को बचा लो। ये आप क्या कह रही हैं? महर की मौत हो गई? कब? कैसे? महर ने आत्महत्या कर ली है, एक बिल्डिंग की छत से कूद के। और मरने से पहले उसने हमें बोला था कि जूही को बचा लो, लेकिन देर हो गई। सर, ये है विनीता। इन्हीं की जिम्मेदारी थी जूही को बॉक्स में डालने की। तो बताइए विनीता जी, नकली आइस बॉक्स असली बर्फ में कैसे बदल गया? पता नहीं सर, जब मैंने वो बॉक्स चेक किया था तो वो नकली था, एक्रिलिक का। जरा वो जगह दिखाइए जहाँ पे आखिरी बार आपने चेक किया था बॉक्स को। सर यहीं पे सामने। यहाँ पे? जी सर, ये बॉक्स यही रखा गया था। मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं जूही को बॉक्स के अंदर बिठाऊं और फिर माँ को सिग्नल दूं कि जूही की एंट्री के लिए रेडी हो जाए। तुमने जूही को बॉक्स के अंदर जाते हुए देखा था? नहीं सर, मैं देख नहीं पाई। नहीं देख पाई मतलब? यही तो काम था ना तुम्हारा। हाँ, जब मैं बॉक्स चेक कर रही थी तभी मुझे किसी ने बाहर बुलाया और मुझे जाना पड़ा। लेकिन फिर मैंने अदिति से कहा कि कुछ देर के लिए वो मेरी ड्यूटी संभाल ले। और फिर 20 मिनट बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि जूही बॉक्स के अंदर जा चुकी थी। तब तुमने बॉक्स चेक किया था? हाँ, मैंने किया था। मुझे थोड़ा ठंडा भी लगा, मानो जैसे कि असली बर्फ रखी हो। अच्छा, इस बारे में तुमने अदिति से पूछा था? मैंने पूछा उससे तो उसने कहा कि एक असली फील लाने के लिए इसे ठंडा किया गया है। और फिर तुरंत ही जूही की एंट्री हो गई और बर्फ भी स्टेज पर चला गया। अदिति कहाँ है? जब से ये हादसा हुआ है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मयूर, जरा चेक करो अदिति को। यस सर। क्या काम क्या करती है अदिति यहाँ पे? सर इंटर्न है यहाँ। इंटर्न? अच्छा, जूही की स्टेज पे कितने बजे एंट्री थी? सर ठीक 11:30 बजे। एक आदमी को बर्फ में जमने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। 4-5 घंटे से जूही गायब थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं सर, जूही इतने वक्त से गायब नहीं थी। शो से पहले तो उसने मेकअप कराया था। क्या? निखिल, जरा मेकअप मैन से पता करो। सर, जूही का मेकअप 10:30 बजे हुआ। उनकी एंट्री के 1 घंटे पहले 11 बजे तक मेकअप खत्म करने के बाद वो यहाँ से चली गई थी सर। पक्की बात है? तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा, तुमने ठीक से देखा था वो जूही ही थी? हाँ सर, मैं अच्छे से पहचानता हूँ उसे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। ठीक है सर, मेकअप मैंने बताया कि जूही 11 बजे वहां से मेकअप करा के निकली। क्या 11 बजे? और 11:30 बजे वो आधे घंटे में कैसे बर्फ में जम गई वो? हाँ सर, ये नामुमकिन है। किसी ने पहले जूही को गायब किया, फिर उसे बर्फ में जमाया, फिर उसकी लाश को बर्फ की सीलिंग में फिट किया। सर ये सब आधे घंटे में नहीं हो सकता। हाँ मयूर, क्या पता चला? कुछ नहीं सर। इतना तो तय इन सबके पीछे अदिति का हाथ है। इतना बड़ा एक्रेलिक बॉक्स यहाँ से गायब किया गया और बर्फ की सिल्ली यहाँ लाई गई। जो कुछ भी हुआ है यहीं इसी एरिया में हुआ है। जरा ध्यान से चेक करो इस एरिया को।
ये देखो यहाँ पे मिट्टी और पानी है, मतलब बर्फ यहाँ पे रखी गई थी। निशान इस तरफ से आ रहा है, ऐसा लगता है बर्फ इस तरफ से घसीट कर लाई गई है। देखते हैं कहाँ पे ले जाती है हमें निशान। प्रॉप रूम, तो इस प्रॉपर्टी रूम से लाई गई है वो बर्फ यहाँ पे रखी हुई थी। कहीं अदिति यहीं तो नहीं छुपी हुई? हो सकता है। चेक करो कमरा। सर ये देखिए, एक्रिलिक बॉक्स यहाँ पे। निखिल, जरा बुला के लाओ समीर आंटी को। अच्छी प्लानिंग की इस अदिति ने। बर्फ की सिल्ली यहां से स्टेज पे ले गई और नकली बॉक्स यहां पे रख दिया। सर ये लो। ये है वो नकली बॉक्स? हाँ सर, यही है वो बॉक्स। कितने दिन पहले रखा है आपने अदिति को काम पे? लगभग 1 हफ्ते से। और काम पे रखने से पहले उसका बैकग्राउंड वगैरह तो चेक नहीं किया होगा? मगर ये सारा किया धरा उस अकेले का नहीं है, कोई ना कोई और शामिल है इस सब में। कौन हो सकता है सर? कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, या आप। लेकिन जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ये दरवाजा कहाँ पे खुलता है? सर ये हमारा बैक डोर है। शायद बर्फ यहीं से लाई गई है। गार्ड है यहाँ पे? हाँ सर, गाड़ी यहीं बैठते हैं। कितने बजे से ड्यूटी पे हो यहाँ पे? सुबह 8 बजे से। फिर तो तुमने देखा होगा ना बर्फ की सिल्ली कौन लेके गया अंदर? नहीं, अंदर तो कोई बर्फ की सिल्ली नहीं गई साहब। अरे यार ठीक से याद करो, कोई कार या टेम्पो में सामान लेके गया हो? देखता हूँ साहब। हाँ साहब, 9:30 बजे एक ट्रक आई थी। हॉल का एसी खराब हो गया था, उसको रिपेयर करने आए थे। जाओ उस रिपेयर वाले का नंबर दो एसी का। हाँ साहब, 100-210-3280। हेलो हेलो, ड्रीम रिपेयर सर्विस। जी हाँ। आज सुबह आपने टिवोली हॉल्स में किसी को एसी रिपेयर करने भेजा था? नहीं मैडम, एक कंप्लेन तो आया था, लेकिन 5 मिनट बाद उन्होंने खुद कॉल करके कैंसिल करवा दिया था। कहा एसी चलने लगा है तो भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आप वो दूसरा नंबर हमें बता सकते हैं? नंबर नहीं दिख रहा था मैडम, वो प्राइवेट नंबर था। ओके, थैंक यू। अच्छी तैयारी कर रखी थी इन तीतरों ने। आरटीओ से पता लगा उस ट्रक के बारे में, उसका मालिक कौन है? लगता है नंबर प्लेट भी नकली होगी, लेकिन चेक करो, देखो कुछ पता चलता है क्या? सर तो फिर हम उन लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? उस बर्फ की सिल्ली से। वो बर्फ की सिल्ली 6.5 फीट लंबी और काफी चौड़ी थी। ऐसी सिल्ली तो हर जगह मिलती नहीं है। पता लगा इस इलाके में कितनी बर्फ की फैक्ट्रियां हैं। सर इस इलाके की आखिरी बर्फ की फैक्ट्री है। देखते हैं क्या पता चलता है। सर आप लोग बर्फ खरीदने आए? नहीं, क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? सर वो कल रात को। आप कौन हो? सीआईडी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। कल रात हमारी फैक्ट्री में ही चोरी हुई। चोरी? कैसी चोरी? आप सुनेंगी तो आपको यकीन नहीं होगा मैडम जी। अब तक तो चोर रुपया, पैसा, जेवर की चोरी करते थे, और नहीं तो मोबाइल, टीवी, रेडियो चुराते थे। परंतु अब तो हद हो गई है, वो हमारी दुकान से बर्फ चुरा कर ले गए। बर्फ की चोरी? मैंने रोकने की बहुत कोशिश की सर, उन पापियों ने मेरा शरीर फोड़ दिया। कुल मिला के कितने पापी थे, मतलब कितने लोग थे वो? सर 2 आदमी, 1 औरत। उनके चेहरे देखे थे तुमने? नहीं सर, उनका चेहरा ढका हुआ था। कितने बजे हुआ ये हादसा? यही कोई कल रात 11 बजे। कल रात 11 बजे? सर जूही का खून तो आज सुबह 11 बजे हुआ। अच्छा, जो बर्फ चुराई थी वो कितनी बड़ी थी? यही कोई 6.5 फीट। 6.5? इसका मतलब यहाँ से ले जाई गई होगी किसी ट्रक या टेम्पो में, और शायद कोल्ड स्टोरेज वाले टेम्पो में, जिसमें बर्फ की सीढ़ी लग के यहाँ से फैशन शो तक पहुँचाया जाए और बर्फ पिघले भी नहीं। निखिल, पता करो किसी कोल्ड स्टोरेज का ट्रक चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या, या ऐसा कोई ट्रक किराए पे लिया गया हो? सर निखिल, उस आइस ट्रक के बारे में क्या पता चला? सर कोल्ड स्टोरेज की सभी कंपनियों से मैंने पता किया, लेकिन उस ट्रक के बारे में कुछ पता नहीं चला। एक काम करो निखिल, आइस फैक्ट्रीज के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, दुकानें हैं, सब में जाके पूछताछ करो, देखो शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर ये केस तो दलदल की तरह धंसता जा रहा है। पहले मेहर ने खुदकुशी की और जूही का नाम ले लिया, फिर जूही का भी खून हो गया, और वो भी इतने अजीब तरीके से। बर्फ की सिल्ली के अंदर जमा दिया उसको। वही तो समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत, बर्फ की सिल्ली में ही क्यों?
अगर उसे मारना ही था तो उसके पास और भी तरीके थे उसे मारने के लिए, लेकिन बर्फ के सीली में ही क्यों? खूनी ने बहुत जोखिम उठाया है सर। ट्रक किराए पर लिए, बर्फ की सिल्ली को किसी तरीके से फैशन शो में पहुंचाया है और जोई की लाश को नकली बर्फ की सिल्ली की जगह असली बर्फ की सिल्ली में डाल के स्टेज में भेज दिया। और फिर कौन हो सकता है इतनी सोच समझ के करने वाला खूनी? फिर जूही को ही क्यों मारा उसने? अभिजीत, कोई ना कोई वजह तो जरूर है, इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है। सर, हाँ? सर मैंने जूही का बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया। एक बहुत ही खास बात सामने आई है। क्या? समीर के फैशन शो में एक मॉडल होने के साथ साथ जूही समीर की गर्लफ्रेंड भी थी। ओह। सर, समीर और जूही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट समीर जूही को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था। बड़ी अजीब बात है, और समीर ने इस बात की भनक तक नहीं आने दी हमको। सर, कहीं सारी साजिश में समीर तो नहीं शामिल है? इस समीर का बैकग्राउंड चेक करो। सर। सर, समीर के बारे में ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। नताशा नाम की लड़की की लाश मिली थी कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में 5 साल पहले। नताशा नाम के लड़की की मौत की इंफॉर्मेशन समीर के बैकग्राउंड में क्यों? क्योंकि सर, नताशा भी समीर की गर्लफ्रेंड थी। नताशा भी समीर की गर्लफ्रेंड थी? सर, नताशा भी समीर की गर्लफ्रेंड और जूही भी। सर, कहीं समीर ने तो नहीं दोनों को मार दिया? पुलिस को यही शक था, पर अदालत में कुछ साबित नहीं हो पाया। नताशा का देखो बैकग्राउंड जरा, देखो कुछ डिटेल्स है क्या? सर, नताशा भी जूही की तरह एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी, पर इससे पहले कि उसके सपने पूरे हो सके उसकी मौत हो गई। और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? देखो। नताशा की एक बहन है, शीतल। शीतल? अभिजीत, ये शीतल भी तो डिजाइनर थी समीर के उस फैशन शो में जहां पर जूही का कत्ल हुआ। यस सर। शीतल। सर, पिछले आधे घंटे से मुझे यहाँ अकेले क्यों बिठा के रखा है और बाकी लोग कहाँ हैं? शीतल, हमें आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जूही के खून के बारे में। सर, मैं इन्हें बता चुकी हूँ कि मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, आपने समीर की कंपनी कब ज्वाइन की? यही कुछ 2 महीने पहले। शीतल, आप खुद एक डिजाइनर है, समीर के साथ एज एन असिस्टेंट काम करने का क्यों सोचा आपने? ये कैसा सवाल है? यहाँ मुझे बड़े बड़े डिजाइनर के साथ काम करने का मौका मिला है, मेरी सैलरी भी अच्छी है और मेरे काम की तारीफ भी होती है, और कोई भी लड़की समीर के साथ क्यों नहीं काम करेगी? लेकिन हर किसी डिजाइनर की बहन का नाम नताशा नहीं होता। वही नताशा जो समीर की गर्लफ्रेंड थी और जिसका खून हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने समीर के साथ काम करने का इसलिए सोचा क्योंकि आपको उस पर शक था। आपको लगता था कि आपकी बहन नताशा को उसी ने मारा है। ये झूठ है। और फिर जब आपको पता चला कि समीर जूही से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है, आपने जूही को ही मार दिया। मैं कभी समीर को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार नहीं मानती हूँ। वो उसे बहुत प्यार करता था, और दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मैं जानती हूँ समीर निर्दोष है। कल रात 10 बजे आप कहाँ थे? समीर के ऑफिस में फैशन शो की तैयारी कर रही थी। और कौन कौन है आपके परिवार में? मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई अर्जुन। अर्जुन? कहाँ है ये अर्जुन? पता नहीं सर, अब वो हमारे साथ नहीं रहता। उसका मम्मी के साथ झगड़ा हो गया था। और किस बात को लेके हुआ था ये झगड़ा? क्योंकि अर्जुन को लगता था कि नताशा के खून में समीर का हाथ है, पर मैं और मम्मी ऐसा नहीं मानते। सर, जरूर ये सारी प्लानिंग उस अर्जुन की ही होगी। कैसे हो दोस्तों? क्या बात है सालुंके साहब, चेहरे की हंसी चाल ढाल बता रहे हैं कि कोई बड़ा तीर मारा है आपने आज। कैसा है मेरे मित्र? हाँ, वरना इनको इतने अच्छे मूड में कभी कभी देखने मिलता है। बात यह है दोस्त के एक बहुत अच्छी खबर हाथ लगी है। अच्छा, क्या है वो खबर? वो ये कि जूही जो बर्फ में जम के मरी थी, पता लग गया कि आधा घंटे में वो कैसे मरी थी। कैसे? क्या हुआ था? हुआ यूं कि जूही एक्सपीजिएशन से मरी ही नहीं। क्या मतलब सालुंके साहब, जूही की मौत बर्फ में जमने से नहीं हुई है? नहीं। तो फिर कैसे हुई है? जहर से हुई है। क्या? जहर से? हाँ, ये देखो, नीडियोजोमाटा नाम का जहर है ये, जो शरीर में जाता है
सारी मसल्स को लकवा हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है और 15 मिनट के अंदर मौत। मतलब जब जूही को उस बर्फ के सिले में लिटाया गया था, उसकी मौत उससे पहले हो गई थी? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो जहर है नीडियोजोमाटा, वो कितनी देर में असर करता है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। ओह, मतलब स्टेज पे जाने से थोड़ी देर पहले उसे जहर दिया गया था। लेकिन सर, अगर खूनी जूही को फ्रीज करके मारना चाहता था, फिर वो उसे जहर क्यों देगा? कहीं 2 लोग तो शामिल नहीं है इस खून में? आप जी, एक ने जूही को बर्फ में रखा पर दूसरे ने उसे जहर दे दिया। यार तुम जरा अर्जुन का पता लगाओ, तब तक हम लोग इस वैन्यू को दोबारा छान मारते हैं। वो जहर नीडियोजोमाटा 15 मिनट में असर करता है डॉक्टर साहब। तो मरने से पहले वो तो मेकअप रूम में थी। मतलब जहर उसे मेकअप रूम में ही दिया गया होगा। तो देखते हैं फिर इस मेकअप रूम में कहाँ जहर है। लेकिन खोल करके स्प्रे दो, ऊपर ही पर रखा है। खाने पीने की चीज में तो किसी में भी जहर नहीं है। सर तो फिर मेकअप के सामान में? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल, you're right। कहाँ है? सर आगे आसपास ही है सर। हेलो, हाँ मम्मी। मम्मी मैं जरा प्लेन में मैं लैंड करके आपको फोन करता हूँ। ओके। सॉरी सर, वो खाना वाना खाए कि नहीं पूछ रही थी तो। नहीं यार, मेकअप के लिए किसी सामान में जहर नहीं। सर शायद इसमें नहीं, डस्टबिन में भी नहीं है। जरा उस मेकअप मैन को बुला के ला। अर्जुन का मोबाइल आ गई है सर। कितनी दूर है? 30 मीटर दूर सर। 30 मीटर? हेलो रेडी सर? अरे नहीं नहीं, आप घर पे आराम करो। हाँ, मैं अकेले पकड़ लूंगा उसको। हाँ सॉरी सर, वो रेडी सर भी ना। जूही का मेकअप तुमने किया था ना? जी सर। कितना टाइम लगा था उसके मेकअप में? ये कोई 1.5 घंटा सर। और इस दौरान इस कमरे में कोई जूही से मिलने आया था क्या? नहीं सर, कोई नहीं आया। अच्छा, क्या क्या लगाया था तुमने जूही के मेकअप में? सर लाइनर, काजल और ये सब चीजें सर जो आपके सामने पड़ी है, सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं सर। मेकअप के इस सामान में जहर नहीं है। कुछ और भी लगाया था इसके अलावा? हाँ, ये सर बॉडी पेंट सर। ये बॉडी पेंट तो ये यहाँ क्यों नहीं है, तुम्हारे पास क्यों है? सर ये जूही का पर्सनल है, इसलिए शो पे रखना पड़ता है। ओके ठीक है, जा। डॉक्टर साहब, अब ये आखिरी बॉल बची है, देखिए विकेट मिलता है कि नहीं। इस आखिरी बॉल को भी टेस्ट कर ही लेते हैं। सर यहीं पर है सर। यहीं पर? यहीं आसपास है, यहीं पर बीप हो रहा है सर। तुम्हारी आखिरी बॉल ने कमाल कर दिया। ये देखो सर, विकेट तो मिल गया। जहर इस पेंट में है। ये तो जूही का पर्सनल पेंट है, फिर इसमें जहर किसने मिलाया होगा? और उस खूनी तक हम पहुंचेंगे कैसे? उस खूनी तक उसका वही हथियार पहुंचाएगा जिसका इस्तेमाल उसने जूही की जान लेने के लिए किया है, ये पेंट। इतना आसान नहीं होता सीआईडी से बचना, समझे? बोल। जिस पर नताशा की अर्थी उठी, उसी दिन मैंने ये तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक न एक दिन मैं उसकी मौत का बदला जरूर लूंगा। मगर तुम तो समीर से बदला लेना चाहते थे ना, तो फिर जूही को क्यों मारा? क्योंकि जूही समीर की गर्लफ्रेंड थी। जैसे उसने मेरे से मेरे किसी अपने को छीना, मैंने भी उससे उसके किसी अपने को छीन लिया। इसलिए मैंने एक लंबा प्लान बनाया और सबसे पहले अपनी दोस्त अदिति को वहाँ काम करने भेजा, इंटर्न के रूप में।
और शो स्टॉपर मेहर को भूत दिखाकर उसे डरा दिया ताकि वो खुद ये शो करने से मना कर दे। मुझे पता था कि मेहर मना कर देगी और समीर अपनी गर्लफ्रेंड जूही को शो स्टॉपर बना देगा। और आइस फैक्ट्री से बर्फ चुराकर तुम अपने प्लान के लिए तैयार थे। तुमने सोचा क्यों ना उसे भी ठीक उसी तरह से मारा जाए जैसे तुम्हारी बहन नताशा की मौत हुई थी। मैं मेंटेनेंस मैन बनकर वहाँ पहले से ही मौजूद था। जैसे ही जूही मेकअप रूम से बाहर निकली, मेरी दोस्त अदिति ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उसे प्रॉम्प्ट रूम तक लेके आई जहाँ मैं पहले से ही मौजूद था। फिर मैंने उसे बेहोश कर दिया और उसे मेंटेनेंस गिफ्ट बैग में डालकर कोल्ड स्टोरेज ट्रक में ले आया जहाँ बर्फ की असली सिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। और फिर तुमने जूही की लाश को बर्फ की सिल्ली में लेटा दिया। हाँ, मैं बर्फ की सिल्ली को पहले से ही खोखला कर दिया था ताकि उसमें जूही को आसानी से भर सकूं। और उसके बाद मैंने खाली जगह को ताजी ताजी बर्फ से भर डाला। और उसके बाद तुमने नकली आइस बॉक्स को वहां से गायब किया और उसकी जगह पे असली बर्फ की सिल्ली रख दी। मेहनत तो बहुत की थी तुमने अपनी बहन नताशा की मौत का बदला लेने के लिए, मगर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जूही की मौत बर्फ में जमने से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। जहर से। क्या? हाँ। लेकिन मैंने तो उसे जहर नहीं दिया। तुमने नहीं, किसी और ने। बदकिस्मती से जूही का तुम्हारे अलावा कोई और भी दुश्मन था। एक साथ दो लोग उसे मारना चाहते थे। इसका मतलब मुझे तो फांसी नहीं होगी ना सर? भले ही जूही की मौत तुम्हारे तरीके से नहीं हुई हो, मगर इससे तुम्हारा जुर्म कुछ कम नहीं हो जाता। अदालत तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। रही बात उस दूसरे खूनी की, उसे हम बहुत जल्द दबोच लेंगे। आखिर बात क्या है सर? आपने इस तरह हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों कर रखा? बस यूं समझ लीजिए कि केस सॉल्व होने वाला है और खूनी सामने आने वाला है। सच? कौन है वो? इतनी भी जल्दी क्या है जानने की? सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जूही हमारे परिवार का एक हिस्सा थी। आप प्लीज हमें बताइए कौन है जूही का खूनी? खूनी जो कोई भी है, यही है। खूनी अगर यहीं पे है तो नाम भी बता दीजिए। नाम भी बता देंगे, उसके पहले हमें एक छोटा सा टेस्ट करना है। टेस्ट? ये जानते हैं ये क्या है? ये तो पेंट है। लेकिन ये कोई आम पेंट नहीं है समीर जी, जादुई पेंट है। जादुई पेंट? जी हाँ, फॉरेंसिक लैब में खास तौर पे बनाया गया ये पेंट। आज आप सबको दिखा देगा रंगे हाथों पकड़ना किसे कहते हैं। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे आंटी जी कि ये जो पेंट है हम आपके चेहरों पे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और जिसका भी चेहरा लाल हो जाएगा खूनी वही है। What nonsense! भला ये क्या तरीका हुआ खूनी को पकड़ने का? है एक तरीका। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सीआईडी के तरीके न कभी फेल हुए हैं और न कभी होंगे। चलो भाई, खेल लो होली एडवांस में। मुझे नहीं लगाना ये पेंट वेंट, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मैडम, पेंट तो आपको लगवाना पड़ेगा, तभी तो आपके आने वाले भविष्य का पता चलेगा। सर, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। मिस्टर एंडी, थोड़ा पेंट लगवा लीजिए, फिर बाथरूम में जाके मुंह भी धुल लीजिएगा। सर वो मैं सर एक काम करो, इसको चारों तरफ से घेरो। बच गया है। शायद इतिहास में ये पहली बार ही होगा कि कोई सीआईडी के शिकंजे से बच के निकल गया। सीआईडी के शिकंजे से आज तक तो कोई नहीं बच पाया है। कहाँ भाग रहा है इतना? पेंट लगवा के तो चेहरा लाल करवाया नहीं तुमने। चलो ऐसे ही कर देते हैं। मैंने ही मारा जूही को। मैंने उसके बॉडी पेंट में जहर मिलाया था। मगर क्यों? क्योंकि वो मेरा राज जानती थी। कैसा राज? मैं सभी की कंपनी में घोटाला करता था। महंगे और इम्पोर्टेंट मेकअप के सामान को खींच करता था नकली और चीप सामान से, और उसके सामान को बाहर मार्केट में बेचता था, यहाँ तक कि उसके डिजाइन भी चुराता था। जिस थाली में खाते थे उसी में छेद है? सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन एक दिन जूही के आगे मेरा भांडा फूट गया। मैंने उसे पैसे का भी लालच दिया, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक भी नहीं सुनी।
तो समीर से प्यार करती थी। उसने बोला कि शो के बाद वो समीर को सब कुछ बता देगी। मैंने उसे मार डाला। मगर वो पेंट तो पहले मेहर पे इस्तेमाल होने वाला था। हाँ, मैंने पहले दूसरे पेंट में जहर मिलाया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि शो स्टॉपर अभी जूही होने वाली है तो मैंने उसके नए पेंट में भी जहर मिला दिया। इससे जूही मर गई। मैंने सोचा कि सारा शक मेकअप मैन पे जाएगा, मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। बेवकूफी थी तुम्हारी ऐसा सोचना। पैसों की लालच में इतना नीचे गिर गया कि चोरी की, खून तक का डाला। अब फांसी के इंतजार में जरा ठंडे दिमाग से सोचना। पैसों की चमक कहीं ज्यादा महंगी तो नहीं पड़ गई तुम्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.